अब रेसलिंग के अंदर नहीं तो WWE के अंदर हमने बहुत सारी फ्यूड्स देखी हैं और ये फ्यूड अगर किसी दो सुपरस्टार के बीच में हो रही है तो इनके बीच में मैच तो जरूर होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि इनके बीच में जो पहला मैच होता है ना वो अच्छा होता है, पर इनके आगे आने वाले जो रीमैचेस होते हैं ना वो अपने ओरिजिनल वाले मैच से भी ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 WWE रीमैचेस के बारे में जो कि उनके ओरिजिनल वाले मैच से काफी ज्यादा बढ़िया थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें, और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। इसी के साथ नंबर 10 पर आता है TLC पार्ट 2 रेसलमेनिया 17। अब रेसलमेनिया 16 के अंदर हमें एक ट्रायंगल लैडर मैच देखने को मिला था जो कि बहुत ज्यादा आइकॉनिक था, और ये हुआ था इन तीन टीम्स के बीच में जो कि थे एज एंड क्रिश्चियन, द डडली बॉयज और द हार्डी बॉयज। अब ये था तो बहुत ज्यादा बढ़िया, पर रेसलमेनिया 17 के अंदर जो इनका रीमैच हुआ था ना ये इससे भी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि WCW के ऊपर विक्ट्री के बाद ये WWE की पहली रेसलमेनिया थी, और इस रेसलमेनिया को वैसे भी WWE ने बहुत बड़े तरीके से बिल्ड करा था। और ये मैच था ना भाई, इसके अंदर बहुत कमाल के स्पोर्ट्स थे, मतलब भर भर के स्पोर्ट्स थे इस मैच के अंदर। एज का भाई वो लैडर के थ्रू मिड एयर स्पेयर जो कि जेफ हार्डी के ऊपर लगाया था, लीटा और राइनो की इंटरफेरेंस, मतलब इस मैच के अंदर यार कमाल कमाल के मोमेंट थे। मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और इस मैच के अंदर यार स्पोर्ट्स की बात नहीं है, इस मैच ने ना ये साबित करके दिखाया था कि आखिर टैग टीम रेसलिंग कितनी ज्यादा बढ़िया है, जो कि अपनी इंपॉर्टेंस है ना काफी टाइम से खो चुकी थी। इसी के साथ नंबर 9 पर आता है जेफ हार्डी वर्सेस मैट हार्डी बैकलैश पेपर व्यू। अब साल 2009 के अंदर मैट हार्डी ने अपना हील टर्न कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रदर जेफ हार्डी के ऊपर ही टर्न कर लिया था, और फिर WWE ने इन दोनों के बीच में मैच बुक करा था रेसलमेनिया 25 के अंदर। अब फैंस के ना भाई बहुत ज्यादा हाई होप्स थी इस मैच से, क्योंकि एक तो ये मैच ना एक्सट्रीम रूल स्टिपुलेशन वाला था, और ये मैच यार कितना कमाल का हो सकता था इन दोनों के बीच में। पर प्रॉब्लम यार ये हो जाती कि ये मैच ना सिर्फ 13 मिनट का ही था, और खुद जेफ हार्डी को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसके कारण ये मैच अच्छा तो था, पर ये इतना ज्यादा कमाल का नहीं था। इसके बाद इन दोनों के बीच में स्मैकडाउन के ऊपर भी एक स्ट्रेचर मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का था, पर इनके बीच में एक और रीमैच हुआ था जो कि बैकलैश 2009 के अंदर हुआ था, और वो मैच इन दोनों का बहुत ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि उस मैच के अंदर इन्होंने फैंस के एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर करके दिया था। इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स। अब जॉन सीना तो भाई WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और शॉन माइकल्स का तो भाई कहना ही क्या है। अब WWE ने साल 2007 के अंदर इन दोनों के बीच में एक मैच बुक करा था रेसलमेनिया 23 के अंदर। अब वैसे इसके ऊपर भाई लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहता है, क्योंकि रेसलमेनिया 23 का जो बेस्ट मैच था ना वो था अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा, और उस मैच को WWE ने मेन इवेंट पे भी नहीं डाला। और क्योंकि भाई जॉन सीना और शॉन माइकल्स वाले मैच के अंदर जो कि रेसलमेनिया के अंदर हुआ था, इसके अंदर कुछ ऐसे बॉच भी थे जिसके कारण ये मैच ना इनका कुछ इतना खास नहीं माना जाता। पर मंडे नाइट रो के 23 अप्रैल 2007 वाले एडिशन के अंदर WWE ने इन दोनों के बीच में 1 घंटे का आयरन मैन मैच बुक करा था, जो कि इनके रेसलमेनिया वाले मैच से बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और इन दोनों ने भाई ये बात साबित करके दिखा दी कि आखिर इन्हें क्यों इतना ज्यादा बढ़िया कहा जाता है। और जैसे कि यार मैंने पहले भी कहा है कि जॉन सीना को जब किसी बढ़िया रेसलर के साथ पेयर करा जाए ना तो उसके साथ बहुत कमाल का मैच दे सकते हैं। अब ये 1 घंटे का मैच था, इसकी शुरुआत में तो हमें बहुत ज्यादा स्लो पेस देखने को मिली थी, और धीरे धीरे इस मैच ने पेस पकड़नी चालू कर दी थी। और जिस तरह भाई शॉन माइकल्स को शो स्टॉपर का नाम देते हैं ना, शॉन माइकल्स ने इस मैच के अंदर कमाल ही कर दिया था। और जैसा कि शॉन माइकल के बारे में कहा जाता है कि भाई वो किसी झाड़ू के साथ भी एक रिंग के अंदर 5 स्टार मैच दे सकते हैं। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस मैच को जाकर ना एक बार जरूर देखना। इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल। अब ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल की जो ये फ्यूड थी ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड थी, और लोग इन दोनों के बीच का जो रेसलमेनिया 19 वाला मैच है ना इसको भी बस इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इसमें ब्रॉक लेसनर ने अपने शूटिंग स्टार प्रेस को बॉच कर दिया था। इसके अलावा भी इन दोनों के बीच में समर स्लैम में मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का था, पर इसको भी लोग इतना याद नहीं रखते हैं। पर इन दोनों के बीच में जो स्मैकडाउन में मैच हुआ था ना, जो कि एक घंटे का आयरन मैन मैच था, वो यार बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और इस टाइम पर WWE ने एक चीज और बढ़िया करी थी कि ब्रॉक लेसनर को स्टोरी के अंदर हील बना दिया था, और इन दोनों ने भाई इस मैच में साबित कर दिया कि आखिर ये कितने ज्यादा बढ़िया है। और भाई 1 घंटे तक रेसल करना है ना बहुत मुश्किल काम है, पर इन दोनों ने ये चीज साबित करके दिखाई कि इन दोनों के लिए ना ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब इस मैच के जो शुरुआत के 30 मिनट थे ना वहां पर ब्रॉक लेसनर ने ज्यादा डोमिनेट करा था, और फिर लास्ट के जो 30 मिनट थे ना वहां पर कर्ट एंगल बस ब्रॉक लेसनर को पीटे जा रहे थे और उन्हें पिन नहीं कर रहे थे। पर इसके बावजूद भी भाई ये मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था, और ये स्मैकडाउन की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट में से एक है। तो एक बार आप भी इस मैच को जाकर जरूर देखना। इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 19। अभी इन दोनों के बीच की जो राइवलरी है ना भाई, ये WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है। और जब इन दोनों के बीच में मैचेस हुए ना, आप लोग इन दोनों के बीच में ना एक ग्रोथ देख सकते हैं। और इनकी राइवलरी के बीच में यार ये चीज देखना कि हमने रॉक के कितने सारे कैरेक्टर देख लिए थे, और इन दोनों के बीच का जो फाइनल मैच था यार ये तो था ही बहुत ज्यादा कमाल का। पर शर्म की बात यह है कि एटीट्यूड एरा के 2 इतने बड़े गोट्स, और फिर भी WWE ने इन दोनों के बीच का फाइनल मैच था ना इसे ऐसे बड़े मैच की तरफ बिल्ड नहीं करा। पर ये मैच तो यार था ही बहुत ज्यादा कमाल का, बहुत सारे फिनिशर एक्सचेंजेस देखने को मिले, किक आउट देखने को मिले, और ये मैच है ना यार एक्चुअल एंड ऑफ एन एरा मैच है। और एक बार आप लोग इन दोनों की राइवलरी को अच्छे से देखना, क्योंकि इनकी राइवलरी के अर्ली पार्ट में तो ये दोनों ही WWE के अंदर ग्रो कर रहे
थे। और फिर इन दोनों के बीच में जो पहला रेसलमेनिया मैच होता है उस टाइम पर ये दोनों ही अपनी पीक पर थे। और फिर दूसरा रेसलमेनिया मैच होता है, वहां पर हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का शॉकिंग हील टर्न देखने को मिलता है। और फिर इन दोनों के बीच का जो ये तीसरा और फाइनल मैच था, ये एटीट्यूड एरा की डेफिनेशन था, क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों WWE की एटीट्यूड एरा के की सक्सेस हैं। और इनका ये फाइनल मैच भाई बहुत ज्यादा कमाल का था। इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं CM पंक वर्सेस अंडरटेकर रेसलमेनिया 29। अब ये बात तो यार हम सभी जानते हैं कि इन रिंग के मामले में दोनों कितने ज्यादा बढ़िया हैं। और इन दोनों का सबसे पहला मैच ब्रेकिंग पॉइंट वाले पेपर व्यू के अंदर हुआ था, जो कि साल 2009 के अंदर हुआ था। और ये एक सबमिशंस मैच था। अब इस टाइम पर भाई CM पंक की पॉपुलैरिटी वैसे भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसी साल उनकी जेफ हार्डी के साथ फ्यूड हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक थी। पर ये जो मैच था ना भाई, इसके अंदर CM पंक को एक एनहांसमेंट टैलेंट की तरह बुक करा था और उन्होंने कुछ ही मिनटों में टैप आउट कर दिया था। पर साल 2013 के अंदर भाई सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि CM पंक इस टाइम पर टॉप पर थे और इन दोनों के बीच का मैच बिल्कुल आइकॉनिक था। अब वैसे तो यार ये चीज सबको पता थी कि CM पंक अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने वाले हैं नहीं, पर अंडरटेकर ने वो टूम्बस्टोन लगाई और CM पंक ने उसका किक आउट कर दिया। यार वो बहुत ही इनक्रेडिबल मोमेंट था। और इसीलिए यार अंडरटेकर के मैचेस इतने कमाल के होते हैं, क्योंकि वो फैंस के मन में ना डाउट डाल देते कि स्ट्रीक ना खतरे में है। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स लेडर मैच। अब इन दोनों के बीच का पहला मैच रेसलमेनिया 19 के अंदर हुआ था और इसे रेसलमेनिया की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक माना जाता है। पर क्योंकि भाई रेसलमेनिया उस टाइम पर इतनी ज्यादा स्टैग्ड थी, तो इस मैच को ना हमेशा भुला ही दिया जाता है। पर इन दोनों के बीच में दोबारा से फ्यूड होती है साल 2008 के अंदर। और यार ये फ्यूड तो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और ये WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि रेसलमेनिया 19 वाला मैच इनका बहुत ज्यादा कमाल का था, पर जो इनका नो मर्सी पेपर व्यू के अंदर जो मैच हुआ था, इसको भाई काफी महीनों से बिल्ड करा जा रहा था। और इस टाइम पर क्रिस जेरिको भाई एक रूथलेस हील थे और शॉन माइकल्स एक बेबी फेस थे। और जो इनका लेडर मैच था भाई, ये बहुत ज्यादा कमाल का था। अब वैसे तो रेसलमेनिया 17 वाले लेडर मैच की तरह इसमें कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स नहीं थे कि लेडर के थ्रू स्पेयर या लेडर के ऊपर से डाइव लगाए बिना भी इस मैच को स्पेशल बनाया जा सकता है। और ये मैच भाई बहुत ही कमाल का था। शॉन माइकल्स भाई क्रिस जेरिको को बिल्कुल हराने वाले थे और इन दोनों के हाथ में भाई चैंपियनशिप थी और ये दोनों ही उसको खींच रहे थे। पर एंड में भाई क्रिस जेरिको इस मैच को जीत जाते हैं। पर इसके बावजूद भी भाई ये मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था। और जैसे कि यार मैंने कहा, ये WWE की हिस्ट्री में से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड में से एक है और आई थिंक आगे आने वाली जनरेशंस में भी इस फ्यूड को हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक। अब लास्ट ईयर की ये WWE की ग्रेटेस्ट फ्यूड थी और अब तो ये WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्यूड में से एक है। अब CM पंक ने भाई अपना रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर करा था और इस टाइम पर ड्रू मैकिंटायर WWE के अंदर हील थे, जो कि CM पंक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यहाँ तक कि भाई उन्होंने इस राइवलरी के अंदर CM पंक की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया था। और इन दोनों की जो भाई फ्यूड है ना, इसकी शुरुआत जनवरी में हुई थी और ये चीज हमने देखी थी कि ये कैसे एक दूसरे का बिल्कुल जीना हराम कर रहे थे। और फाइनली 8 महीने की इस बिल्ड के बाद इन दोनों के बीच में मैच समर स्लैम के अंदर होता है, जहां पर सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। और ये CM पंक का WWE के रिटर्न के बाद उनका पहला टेलीवाइज्ड मैच और जो जनवरी में इनकी इंजरी हुई थी उसके बाद उनका पहला मैच था। और ये मैच भाई बहुत अच्छा मैच था और उस टाइम पर ना ये बात भाई सभी जानते थे कि यहाँ पर ना हमें CM पंक का बेस्ट नहीं देखने को मिला है और CM पंक ने इस मैच के अंदर ऐसे सेफली खेला है। और फिर इसके बाद भाई इन दोनों के बीच में मैच बैश इन बर्लिन के अंदर भी हुआ था, जो कि एक स्ट्रैप मैच था और ये मैच भी भाई बहुत कमाल का था और एंटरटेनिंग मैच था। पर इन दोनों के बीच का जो फाइनल मैच था, जो कि बैड ब्लड PLE के अंदर हुआ था, और ये भाई एक हेल इन अ सेल मैच था। और ये मैच तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच था, ये बहुत ही आइकॉनिक मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर यार हर चीज ना इतनी कमाल की फील हो रही थी, स्टोरी टेलिंग इतनी कमाल की थी, हर स्पोर्ट इस मैच के अंदर इतने कमाल के थे। और इस मैच के अंदर भाई जो ब्रूटैलिटी थी, जो ब्लड था, वो भी भाई भर भर के था। और यहाँ तक कि भाई डेव मेल्जर ने भी इस मैच को 5 स्टार रेट करा था। अब डेव मेल्जर की भाई रेटिंग सिस्टम को तो हम सभी जानते हैं, पर इसके बावजूद भी भाई ये मैच बहुत ही कमाल का था। और अब भी अगर इस मैच को कोई दोबारा देखता है ना, तो उसे उतना ही मजा आया जितना कि उन्होंने इसे पहली बार देखा था। इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। अब ये दोनों ही भाई WWE की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स हैं। और ये बात ना यार कहना गलत नहीं होगा कि WWE की हिस्ट्री में ना ही तो कोई शॉन माइकल्स दोबारा आएगा, ना ही कोई अंडरटेकर दोबारा आएगा, क्योंकि ये दोनों है ही इतने कमाल के। और इन दोनों की जो राइवलरी थी भाई, ये तो थी बहुत ज्यादा आइकॉनिक। और इन दोनों के मैच तो यार उससे भी ज्यादा कमाल के थे। और क्या ये बात आप लोगों को पता है कि सबसे पहला हेल इन अ सेल मैच इन दोनों के बीच में ही हुआ था और ये मैच भाई बहुत ही कमाल का था। यहाँ तक कि डेव मेल्जर ने इस मैच को 5 स्टार रेट करा था। पर अक्सर इस मैच को भुला दिया जाता है अंडरटेकर और मैनकाइंड वाले हेल इन अ सेल मैच के कारण। अब जैसा कि इनका ये पहला मैच इतना ज्यादा कमाल का था ना, ये सोचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि अपनी पहली वाली जो परफॉर्मेंस है ना, उसको आउट परफॉर्म कर देंगे। पर शॉन माइकल्स और अंडरटेकर के लिए यार ये बहुत ही आसान बात है, क्योंकि इनका रेसलमेनिया 25 वाला मैच भाई बहुत ही कमाल का मैच था। अब देखो यार, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, किसी को ये भरोसा ही नहीं है कि शॉन माइकल्स अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ भी देंगे। पर जो इस मैच के अंदर उन्होंने स्टोरी टेलिंग करी यार, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, बहुत ही क्लासिक मैच था इन दोनों के बीच का। और फिर इन दोनों का रीमैच रेसलमेनिया 26 के अंदर भी होता। और ये वाला मैच तो यार इनका बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि इस टाइम पर शॉन माइकल्स का करियर ऑन द लाइन और दूसरी तरफ अंडरटेकर की स्ट्रीक थी। पर इस केस में यार इनका रेसलमेनिया 25 वाला मैच बहुत ही कमाल का मैच था। अंडरटेकर की वो ओवर द टॉप रोप वाली डाइव, मतलब हर चीज इस मैच के अंदर
अंदर बढ़िया थी, हर मोमेंट इस मैच का बढ़िया था। तभी तो भाई इस मैच को रेसलमेनिया की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक कहा जाता है। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 28। अब अंडरटेकर और ट्रिपल एच के बीच में भाई 3 रेसलमेनिया मैचेस हुए हैं और ये तीनों की तीनों ही बहुत ज्यादा कमाल के थे। अब रेसलमेनिया के बाहर जो भी इनके बीच में मैचेस हुए ना वो अच्छे तो थे, पर वो रेसलमेनिया के लेवल के नहीं थे। अब ये बात है भाई रेसलमेनिया 28 की, और इस टाइम पर WWE की PG एरा चल रही थी और WWE ने भाई इन दोनों के बीच में एक हेल इन अ सेल मैच बुक करा था जहां पर शॉन माइकल्स गेस्ट रेफरी थे। और यार सोच कर देखो ये मैच ना कितना ज्यादा घटिया जा सकता था और कितना वाहियात ये मैच जा सकता था, क्योंकि PG एरा की बात है, ना ही इस मैच के अंदर ब्लड हो सकता है, ना ही इस मैच के अंदर हार्डकोर मोमेंट हो सकते हैं। पर इसके बावजूद भी भाई अंडरटेकर और ट्रिपल एच ने पूरी PG एरा का ग्रेटेस्ट हेल इन अ सेल मैच डिलीवर करके दिया, क्योंकि इन दोनों की जो स्टोरी थी भाई ये बहुत ज्यादा कमाल की थी। और इस मैच के टाइम पर भाई बात ना स्ट्रीक की नहीं थी, अब बात नहीं आ गई थी कि इन दोनों में से बेस्ट बंदा कौन है। और ये मैच ना यार हर पॉइंट से परफेक्ट था। और जैसे कि यार मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, किसी को लगता ही नहीं कि अंडरटेकर की कोई स्ट्रीक तोड़ देगा, और खासकर ट्रिपल एच। पर इसके बावजूद भी भाई जो इस मैच का इन रिंग एक्शन था ये बहुत कमाल का था। शॉन माइकल्स की वो सुपर किक, फिर ट्रिपल एच की वो पेडिग्री, और फिर अंडरटेकर का भाई 2 पर आकर किक आउट, भाई ये बहुत ही ज्यादा कमाल का मोमेंट था। और मेरे को यार ऐसा लगता है कि इनकी राइवलरी को एंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच था। पर इसके बावजूद भी भाई WWE ने इस राइवलरी को बिना किसी वजह के ऐसे खींचा और फिर साल 2018 के अंदर इन दोनों के बीच में दोबारा से मैच करवाया था, जो कि इतना खास नहीं था। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना, और इस वीडियो का भाई दूसरा पार्ट भी जरूर रहेगा। तो अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।